यस, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था? ओपीसी पढ़े थे और टाइप्स ऑफ कंपनीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे, है ना? टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इफ यू रिमेंबर, देयर वी हैड डिस्कस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट कंपनी, देन some of the important provisions relating to private company. Thereafter we had discussed public company and provisions relating thereto. After that we had discussed provisions relating to one person company along with निधि कंपनी। कुछ याद आ रहा है क्या लास्ट क्लास? ठीक है, तो निधि कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनी, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था अलॉन्ग विथ ओपीसी। उसके पिछले लेक्चर्स में क्या किया था? कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। तो उसमें क्या पढ़ा था अपन ने? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, एज वेल एज अनलिमिटेड कंपनी, एज वेल एज अनलिमिटेड कंपनी। अब देखोगे आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। देखो, कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। क्या पढ़ने वाले? कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, जो जो भी चीजें लिखवाऊं, जो जो भी एग्जाम्पल्स आज मैं ड्रॉ करूं, प्लीज वो सभी चीजें आप कॉपी करना। दिस क्लास इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लास भी रहने वाला है ये। ठीक है सर? देखेंगे। देखो, तो बेटा अपन पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल कंपनीज को अपन दो पार्ट्स में बाइफर्केट कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल कंपनीज को अपन दो पार्ट में बाइफर्केट कर सकते हैं। फर्स्ट वन विल बी होल्डिंग कंपनी एंड subsidiary company. First one is your holding company and subsidiary company. एक second. And second one is associate company. Second one is associate company. So on the basis of control, company can be classified either as holding and subsidiary company as well as associate company. एक चीज तुम लोग ध्यान रखना, एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, टाइप्स ऑफ कंपनी जब अपन ने पढ़ना स्टार्ट किया था ना, तो यहां पे हम लोगों ने कंपनीज का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। ठीक है, और क्लासिफिकेशन में, एक सेकेंड, क्लासिफिकेशन में हमने कंपनीज को क्लासिफाई किया ऑन डिफरेंट बेसिस। हम लोगों ने कंपनी को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, देन हम लोगों ने कंपनी को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अभी हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज। लेकिन बेसिकली कंपनी को दो पार्ट्स में ही क्लासिफाई किया जा सकता है, आइदर एज अ प्राइवेट कंपनी, और पब्लिक कंपनी। कंपनी को बेसिकली दो पार्ट्स में ही बाइफर्केट किया जा सकता है, आइदर एज अ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। तो सर ये जो आप बोले कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, आप ये पढ़ा रहे हो सर, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, ओपीसी आपने पढ़ा है सर, निधि कंपनी आपने पढ़ा है सर, तो ये सब भी क्या होगा? बेसिकली दे कैन आइदर बी अ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। ठीक है, ये क्लैरिटी रखो। ठीक है, अगर अपन जनरल बेसिस पे क्लासिफिकेशन करें तो कंपनीज को दो पार्ट्स में बाइफर्केट करेंगे, प्राइवेट और पब्लिक। फिर जितने भी टाइप्स ऑफ कंपनीज आप पढ़ रहे हो ना, जितने भी टाइप्स ऑफ कंपनीज आप पढ़ रहे हो, दे कैन आइदर बी
प्राइवेट कंपनीज और, ठीक है ना, इधर भी प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक कंपनीज। ये क्लैरिटी है सबको? ये क्लैरिटी है? ओके। तो देखो इस सेशन में क्या पढ़ने वाले हम लोग? पढ़ने वाले कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल कंपनी कैन बी क्लासिफाइड एज आइदर होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी। ठीक है, पहले हम लोग इसका डिस्कशन कर लेते हैं, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज के बारे में, उसके बाद वी विल डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटिंग टू एसोसिएट कंपनी। ठीक है सर, चलो लिख लेना, एक बार हेडिंग लिख लो नोटबुक के अंदर, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। लिखा? होल्डिंग कंपनी के नीचे एक एरो लगाओ, लिखो यहाँ पे पेरेंट। हाँ, सब्सिडरी के नीचे एरो लगाओ, लिखो यहाँ पे चाइल्ड। पेरेंट कंपनी एंड चाइल्ड कंपनी। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड, और होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज पेरेंट एंड चाइल्ड कंपनी। ठीक है, पेरेंट एंड चाइल्ड कंपनी। मुझे एक बात बताओ, पेरेंट और चाइल्ड के बीच में क्या रिलेशन रहता है? पेरेंट और चाइल्ड के बीच में क्या रिलेशन है? पेरेंट के पास सारा राइट्स होता है टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ इट्स चाइल्ड। होता है तुम्हारे साथ? ऐसा होता है तुम्हारे बिहाफ पे तुम्हारे पेरेंट्स डिसीजन लेते हैं? हाँ सर, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है, कुछ केसेस में वो डिसीजन किसका होता है? हमारा। यहाँ पे हमें अपना टाइम खराब करना होता है, ठीक है, गलत डिसीजंस लेना होता है, ठीक है, होता है ना कि, हाँ समझ रहे हो तुम लोग, तो वहां पे डिसीजन किसका होता है? वहां पे डिसीजन किसका होता है? तुम्हारा होता है। वेरी गुड। तो यहाँ पे होल्डिंग एंड सब्सिडरीज कंपनी के बीच में भी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है। तो सर इतना तो पता चल गया कि सब्सिडरी कंपनी को कंट्रोल करेगा कौन? होल्डिंग कंपनी। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था? हाँ, तो भाई यहां पे क्या होने वाला है? एक कंपनी के बिहाफ पे दूसरा कंपनी क्या लेने वाला है? डिसीजंस। ठीक है, चाइल्ड किसको बोला मैंने? सब्सिडरी को। तो सब्सिडरी के बिहाफ पे डिसीजन कौन लेगा? होल्डिंग कंपनी। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? देखो, होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन कब बनता है? पहले अपन इन जनरल समझते हैं, फिर अपन प्रोविजंस को रेफर करेंगे। ठीक है, देखो, एक कंपनी ए लिमिटेड, ठीक है, ये कंपनी ए लिमिटेड, अगर ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड का, अगर ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड का मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स आ जाए, समझ रहे हो? कंपनी में कोई भी डिसीजन लिया जाता है बाय वे ऑफ पासिंग अ रिजोल्यूशन या बाय वे ऑफ वोटिंग। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी डिसीजन लिया जाता है बाय वे ऑफ पासिंग अ रिजोल्यूशन थ्रू वोटिंग। ठीक है, तो अगर एक कंपनी के पास मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स है दूसरे कंपनी के, अगर एक कंपनी के पास मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स है दूसरे कंपनीज के, तो हम लोग बोल सकते दैट दिस कंपनी कैन कंट्रोल द डिसीजन मेकिंग, दिस कंपनी ए लिमिटेड कैन कंट्रोल द डिसीजन मेकिंग ऑफ बी लिमिटेड। यस और नो? बोलो। अगर एक कंपनी के पास मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स, सर मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स का मतलब क्या बोलना चाहते हो आप? 51%? एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, मेजॉरिटी का मतलब यहाँ पे 51% नहीं है। ठीक है, मेजॉरिटी का मतलब है मोर देन 50। मेजॉरिटी का मतलब क्या है? मोर देन 50। तुम समझो कि तुम्हारे हिसाब से चले तो इक्वेशन कितना खराब हो जाता है। मान लो कि बी लिमिटेड में 10,000 शेयर है, बी लिमिटेड में 10,000 शेयर है, ए लिमिटेड को कंट्रोल अक्वायर करना है, तो 10,000 ये इक्विटी शेयर है ना, 10,000 ये इक्विटी शेयर है, और एक शेयर पे एक वोटिंग राइट्स है, एक शेयर पे एक वोटिंग राइट्स है, तो मतलब कितने वोटिंग राइट्स हो गए टोटल? 10,000 वोटिंग राइट्स। अब तुम्हारे हिसाब से चले 51% के हिसाब से चले तो क्या गड़बड़ हो जाएगा मालूम है? क्या गड़बड़ हो जाएगा? तुम्हारे हिसाब से कंट्रोल अक्वायर करने के लिए कितने वोटिंग राइट्स चाहिए?
5100, यस और नो? और मेरे हिसाब से कितना चाहिए? मेरे हिसाब से चाहिए 5001। डिफरेंस कितने का आ गया? 99 का। बात समझ में आ रहा है क्या? एक चीज ध्यान रखना, अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे हो, लॉ पढ़ रहे हो, लॉ पढ़ते समय अगर कहीं पे मेजॉरिटी बोला ना तो 50+1 होता है, 50%+1। कहीं पे मेजॉरिटी बोला है तो 50%+1। अनटिल एंड अनलेस आपको प्रोविजंस में एक्सप्रेसली 51% नहीं बोला, तब तक तुम अपना दिमाग नहीं चलाओगे और 51% कंसिडर नहीं करोगे, और 51% कंसिडर नहीं करोगे। ये क्लैरिटी है सबको? तो यहां पे मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स कब अक्वायर होगा? जब ए लिमिटेड के पास मोर देन 50 शेयर्स नहीं मेरे भाई, मोर देन 50%, मोर देन 50% वोटिंग राइट्स होंगे। ठीक है, मोर देन 50% वोटिंग राइट्स होंगे। तो एक कंपनी के पास अगर दूसरे कंपनी के मोर देन 50% वोटिंग राइट्स है, एक कंपनी के पास अगर दूसरे कंपनी के मोर देन 50% वोटिंग राइट्स है, तो हम लोग बोल सकते हैं दैट एक कंपनी क्या कर सकती है? दूसरे कंपनी को कंट्रोल कर सकती है। एक कंपनी क्या कर सकती है? दूसरे कंपनी के बिजनेस को कंट्रोल कर सकती है। बात समझ में आ रही है क्या? तो जिसके बिजनेस, जो बिजनेस कंट्रोल कर रहा है ना बेटा, जो बिजनेस कंट्रोल कर रहा है उसको अपन ने क्या बोला? होल्डिंग कंपनी और पेरेंट कंपनी। होल्डिंग कंपनी और पेरेंट कंपनी, पापा जी। ठीक है, और यहां पे बी लिमिटेड क्या हो गया? बेटा जी। बी लिमिटेड क्या हो गया? बेटा जी, सब्सिडरी कंपनी। ठीक है। अब किसी बच्चे के दिमाग में ऐसा भी चल रहा होगा, सर ऐसा हुआ अगर मान लो कि एक कंपनी अगर दूसरे कंपनी का मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स होल्ड करता है, एक कंपनी अगर दूसरे कंपनी का मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स होल्ड करता है, तो क्या वो होल्डिंग बन सकता है? क्या वो होल्डिंग बन सकता है? मान लो अगर ए लिमिटेड, मान लो अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड का, देखना, अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड में 55% शेयर होल्ड कर रहा है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड में 55% शेयर होल्ड कर रहा है, तो वेदर ए लिमिटेड कैन बी कंसिडर्ड एज होल्डिंग कंपनी? वेदर ए लिमिटेड कैन बी कंसिडर्ड एज होल्डिंग कंपनी? आंसर इज नॉट नेसेसरी। बस यही तो सिखाना है तुम्हें, यही तो सिखाना है। यहाँ पे 55% शेयर्स बोला है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इन 55% शेयर्स में 3%, 30% तो इक्विटी शेयर्स है, 30% तो इक्विटी शेयर्स है, एंड 25% क्या है? प्रेफरेंस शेयर। तो भाई प्रेफरेंस शेयर्स पे वोटिंग राइट्स मिलता है क्या? नो सर, अनलेस अदरवाइज सम कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। वो कंडीशंस याद है क्या तुमको? कि अगर 2 साल तक प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं पे किया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो फ्रॉम द 3rd ईयर ऑनवर्ड्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन ऑल्सो गेट दी वोटिंग राइट्स। ये सब पढ़ के आए हो ना जूनियर क्लासेस एंड ऑल में? यस और नो? यस सर। तो देखो बताओ, ए लिमिटेड इस सिचुएशन में क्या कर रहा है? 55% शेयर होल्ड कर रहा है बी लिमिटेड में। तो क्या ये बेसिस पे अपन बोल दें ए लिमिटेड इज होल्डिंग एंड बी लिमिटेड इज सब्सिडरी? क्या ये बेसिस पे अपन बोल सकते हैं ए लिमिटेड इज होल्डिंग, बी लिमिटेड इज सब्सिडरी? आंसर इज नॉट नेसेसरी। सर ये 55% इक्विटी शेयर्स हुए तो, और हर इक्विटी शेयर्स पे इक्वल वोटिंग राइट्स है, हर इक्विटी शेयर्स पे इक्वल वोटिंग राइट्स है, तब पॉसिबल होगा क्या? हो सकता है। 55% शेयर्स का मतलब तब क्या हो जाएगा? 55% वोटिंग राइट्स। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? तो सर आप ऐसा कहना चाहते हो कि एक कंपनी दूसरे कंपनी पे कंट्रोल तब अक्वायर कर पाएगा, या एक कंपनी दूसरे कंपनी को कंट्रोल तब कर पाएगा व्हेन दे हैव मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स, नॉट शेयर्स। शेयर्स वर्ड यूज मत करना। तुमको मालूम है पहले कंपनीज एक्ट में शेयर्स ही बोला गया था। पहले डेफिनेशन कुछ ऐसा हुआ करता था कि एक कंपनी दूसरे कंपनी का अगर मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स होल्ड कर लेना तो उसको होल्डिंग बोलेंगे। पर मुझे बताओ क्या ये गलत है, सही है? गलत है। क्यों गलत है? क्यों गलत है? क्योंकि यार यहाँ पे सिर्फ शेयर्स बोला था,
ठीक है, मेजोरिटी ऑफ शेयर्स का मतलब मेजोरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इक्विटी वर्ड स्पेसिफाई कर देते तो भी दिक्कत था, क्योंकि अभी अपन का नॉलेज जो है ना वो लिमिटेड है। देखो क्या होता है, समझो आज तुमको नई चीज बताते, ये वर्ड सुने हो शेयर्स, है ना? शेयर्स कितने टाइप का होता है? शेयर्स दो टाइप का होता है, वेरी गुड, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। ओके, देन प्रेफरेंस शेयर्स कितने टाइप का होता है? प्रेफरेंस शेयर्स कितने टाइप का होता है? हाँ, बोलते जाओ तो फटाफट से। प्रेफरेंस शेयर्स कितना? कन्वर्टेबल, देन नॉन कन्वर्टेबल, देन क्यूमुलेटिव, कुछ सुना है ऐसा? देन नॉन क्यूमुलेटिव, ऐसा कुछ सुने हो? और भी कोई टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होता है क्या? हम्म, हाँ हाँ। अच्छा, इक्विटी शेयर्स कितने टाइप के होते हैं? सर ये कहाँ सुने, ये तो नहीं सुने होंगे। इक्विटी शेयर्स कितने टाइप के होते हैं? इक्विटी शेयर्स भी दो टाइप के होते हैं बेटा। क्या बोला सर ने? इक्विटी शेयर्स भी दो टाइप के होते हैं। पहला, इक्विटी शेयर्स विथ इक्वल वोटिंग राइट्स। क्या बोला सर ने? इक्विटी शेयर्स विथ इक्वल वोटिंग राइट्स, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज इक्विटी शेयर्स विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। इक्विटी शेयर्स भी दो टाइप के, इक्वल वोटिंग राइट्स वाले और डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले। इक्वल वोटिंग राइट्स वाले में क्या होगा मालूम है? इक्वल वोटिंग राइट्स वाले में क्या होगा? वन शेयर विल कैरी वन वोट, वन शेयर विल कैरी वन वोट। एंड डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले में क्या होता है मालूम है? यहां पे एक शेयर पे तुमको 5 वोट भी मिल सकता है, 10 वोट भी मिल सकता है, 100 वोट भी मिल सकता है, 1000 वोट भी मिल सकता है ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि जब तुम 10 शेयर खरीदोगे ना, 10 शेयर खरीदोगे तो एक वोट मिलेगा। एक ही शेयर होल्डर नहीं, एक ही शेयर पे 5 वोट मिलेगा। मान लो कि तुमने 1000 शेयर रखे विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, और एक शेयर पे कितना वोट मिल रहा था तुम्हें? 5। तो 1000 शेयर पे वोटिंग राइट्स कितना मिल जाएगा? 5000। बात समझ में आ रहा है क्या? और विथ इक्वल वोटिंग राइट्स में क्या होगा? एक शेयर पे कितना मिल रहा था? एक। तो 1000 शेयर पे कितना मिलेगा? 1000। सिंपल है। तो एक बच्चे ने बोला था कि अगर सर मोर देन मेजोरिटी ऑफ इक्विटी शेयर्स लिख देते तो सही हो जाता, तो भी गलत हो सकता था ना? तो भी गलत हो सकता था। कैसे सर, समझना है। ये इक्वेशन तुमको समझ में आया क्या? ये इक्वेशन क्लियर है सबको? अब तुम समझना है उस डेफिनेशन में भी क्या प्रॉब्लम है। मान लो कि यार एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है, एक कंपनी है ए लिमिटेड, और इसके पास बी लिमिटेड के 60% शेयर है। कितने? 60% शेयर है। क्या ए लिमिटेड को अपन बोल दे बी लिमिटेड का होल्डिंग? नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, चेक करना पड़ेगा, कंट्रोल। कैसे? तब समझो, बाद में तुमको पता चलता है चेक करने पे कि ये 60% पे, 60% में 30% शेयर जो है ना, 30% जो शेयर है इज विथ इक्वल वोटिंग राइट्स, है ना? एंड जो रिमेनिंग 30% शेयर है, रिमेनिंग 30% शेयर आर विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। समझ रहे हो मेरी बात को? अब दिक्कत क्या मालूम है? जो 30% शेयर है ना, ये 15% वोटिंग राइट्स ही कैरी कर रहा है। हो सकता है ऐसा? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है यार, हो सकता है। अभी तो बताया कि एक शेयर पे 5 वोट भी मिल सकता है, और ये भी पॉसिबल है कि 5 शेयर पे एक ही वोट मिले। सिंपल है। यस सर। तो टोटल वोटिंग राइट्स कितना आ गया ए लिमिटेड के पास बी का? 45% वोटिंग राइट्स है। क्या अपन होल्डिंग बोल दें?
होल्डिंग बोल दें? इज इट क्लियर? कॉपी करने में ध्यान कम लगाओ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है? जो भी कॉपी करने में ज़्यादा अभी व्यस्त हो, ये चीज़ें क्लियर हैं बिल्कुल? कॉपी करना चाहते हो आप? करना चाहते हो कॉपी? करो। सुमित, चीज़ें क्लियर है? पक्का? कसम खाओ। नहीं खाओगे? मैं घर से कसम खा के आता हूँ सर। ब्रेकफास्ट में कसम खाता हूँ, अब वापस कसम खिलवा रहे हो, लंच में भी कसम ही खाता हूँ मैं। कॉपी कर लो पहले इसको। तो सर हम इक्विटी शेयर्स की बात ही नहीं, हम शेयर्स की बात ही नहीं करेंगे। हम बात किसकी करेंगे? अगर हम होल्डिंग सब्सिडरी की बात कर रहे हैं तो हम वोटिंग राइट्स की बात करेंगे, और अगर हमारे सामने कोई शेयर की बात करेगा तो हम उसकी बात नहीं सुनेंगे, ठीक है? बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई, बिल्कुल हो सकता है। बहुत सारी कंपनीज, अभी दूंगा ना एग्जाम्पल। अभी तो अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ना स्टार्ट भी नहीं किया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट। चलो आगे। हाँ, अब आगे देखोगे। तो सर आपने कहा कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी का मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स होल्ड करता है, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी का मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स होल्ड करता है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? होल्डिंग। ठीक है, दूसरे को क्या बोल सकते हैं? सब्सिडरी। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट केस है जिसके थ्रू होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप कैन बी डिराइव्ड, जिसके थ्रू होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप कैन बी डिराइव्ड। हम्म हम्म हम्म, हम्म, आज पता नहीं क्या हो गया है। नेक्स्ट देखोगे, अभी एक और पॉसिबिलिटी है, अभी एक और पॉसिबिलिटी। दूसरा, इफ इफ वन कंपनी कंट्रोल्स, या इफ वन कंपनी have the power have the power to constitute board of directors of other company. If one company have the power to constitute board of directors of other company, to constitute board of directors का मतलब है powers to appoint majority of directors, powers to appoint majority of directors of other company. तो जिस कंपनी के पास पावर है टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अदर कंपनी, उसको अपन क्या बोल सकते हैं? होल्डिंग कंपनी। मान लो एक कंपनी ए लिमिटेड, एंड ए लिमिटेड के पास पावर है टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बी लिमिटेड। मान लो ए लिमिटेड के पास पावर है टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बी लिमिटेड।
तो इन दैट सिचुएशन भी हम इसको क्या बोल सकते हैं, होल्डिंग कंपनी, एंड इसको क्या बोलेंगे, सब्सिडरी कंपनी। पहले एक बार लिख लो, फिर इसको डिस्कस करता हूं मैं तुम्हारे साथ, ठीक है। इफ वन कंपनी हैव द पावर टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, इफ वन कंपनी हैव द पावर टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द अदर कंपनी, तो वहां पे भी हम बोल सकते हैं कंपनी इज होल्डिंग एंड सब्सिडरी, और दे आर शेयरिंग द रिलेशनशिप ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी। सर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या एक कंपनी बिना शेयर्स अक्वायर किए दूसरे कंपनी के डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है? क्या एक कंपनी बिना शेयर्स अक्वायर किए दूसरे कंपनी के डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं? देखोगे, मान लो कि अपने क्लास में एक बच्चा, ठीक है, और बच्चे का नाम क्या, हाँ हर्ष, ठीक है। हर्ष वॉज परसुइंग सीए, बट अलॉन्ग विथ परसुइंग सीए ही वॉज ऑल्सो वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, ठीक है। इसका इनोवेशन इन सब में भी बहुत इंटरेस्ट हुआ करता था व्हेन ही यूज्ड टू बी अ किड, ठीक है। तो फ्रॉम द 7th क्लास ऑनवर्ड्स ये एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, ठीक है। हर्ष एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। अब धीरे धीरे हर्ष बड़ा हुआ, समय बदला, हर्ष वो प्रोजेक्ट पे काम करता रहा। अब आप हर्ष को लगता है कि नाउ जिस इन्वेंशन पे ये काम कर रहा था, नाउ इट इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल, ठीक है, नाउ इट इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल। तो हर्ष क्या काम कर रहा है? तो हर्ष एक चिप बना रहा है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर इंसर्ट होके कोई भी अगर डिजीज है, उस पर्सन को अगर कोई भी डिजीज है तो वो डिजीज आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है। ऐसा चिप पे काम कर रहा है। तो भाई काफी चीजें हो गई हैं, लेकिन अब हर्ष को फंड्स का रिक्वायरमेंट है। फर्दर प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए क्या चाहिए? फंड्स चाहिए, ठीक है। हर्ष को मालूम है कि अगर एक बार ये इसका इन्वेंशन सक्सेसफुल हो गया तो इसको सीए करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ही विल बिकम बिलियनियर ओवरनाइट, ठीक है। तो हर्ष ने, तुम्हारा भाई भी है क्या? हाँ, अपने भाई को भी इस प्लान में इंक्लूड किया। क्या नाम है उसका? हाँ, आर्यन, ओके। हिज ब्रदर आर्यन इज ऑल्सो इंक्लूडेड। बात समझ में आ रहा है क्या? दोनों भाइयों के पास दिमाग तो है, लेकिन इनके पास क्या नहीं है? फंड्स नहीं है। और रिसर्च करने के लिए क्या चाहिए? दिमाग भी चाहिए। रिसर्च करने के लिए क्या चाहिए? दिमाग और फंड्स, ठीक है। तो भाई फंड्स चाहिए, तो फंड्स लेने के लिए किसके पास जाएगा? क्रेडिटर्स के पास जाएगा, बैंक के पास जाएगा ना, ठीक है। और बैंक क्या करेगा? फंड्स दे देगा। तुम ऐसे मुंह उठा करके अगर बैंक के पास चले जाओ और बैंक सभी एरे गहरे नत्थु ठहरे को फंड्स बांटने लगा, तो वेदर बैंक वुड बी एबल टू सर्वाइव? आंसर इज नो। बैंक उसको पैसा नहीं देता है जिसको पैसे की जरूरत है। बात में आ रहा है क्या? बैंक पैसा पैसे वालों को देता है जिसके पास कोई सिक्योरिटी है रखने के लिए। बात में आ रहा है क्या? तो भाई हर्ष गया, मान लो कि इस बैंक के पास गया, एसबीआई बैंक के पास गया। एसबीआई बैंक ने हर्ष को बोला कि देखो, तुम्हारा प्रोजेक्ट हमें अच्छा लगा और हमारे बेस्ट विशेष है तुम्हारे साथ कि तुम ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाओ, सक्सेसफुल हो पाओ। पैसा वैसा तो भूल जाओ, ठीक है। तो एक 2 गिलास पानी पिला करके और अच्छे अच्छे विशेष दे करके लोन के लिए क्या कर दिया? मना कर दिया, ठीक है। अब ये दूसरे बैंक के पास जाता है, बोला एक बैंक ने मना किया ना, दूसरे बैंक के पास जाते हैं, एचडीएफसी बैंक। ये प्राइवेट बैंक है, तो प्राइवेट बैंक जनरली रिस्क लेती हैं एज कंपेयर टू दी नेशनलाइज बैंक। तुम भी कभी लोन का जरूरत हो ना, तो अब ट्राई करके देख लेना है, एक बार एप्लीकेशन लगाओ नेशनलाइज बैंक में और दूसरा एप्लीकेशन लगाओ प्राइवेट बैंक में, तो जल्दी क्लियरेंस कहाँ पे होगा? प्राइवेट बैंक में, बिकॉज दे टेंड्स टू टेक द रिस्क। बात समझ में आ रही क्या? तो एचडीएफसी बैंक ने बोला कि हमें आपका प्रोजेक्ट अच्छा लगा, आप एक काम करो,
आप एक काम करो, एक कंपनी बनाओ इन द नेम ऑफ हर्ष प्राइवेट लिमिटेड। रुको तो सही, मैं आऊँ, नहीं तो साथ में पढ़ा लेते, आ जाओ। अगर तुम्हें पता है तो साथ में पढ़ा लेते, आ जाओ। चाहते हो ऐसा? तो मेरे को बोलने दो ना बेटा, पहले फीस भी शेयर करूंगा, आ जाओ। आधा सिलेबस तुम पढ़ा दो, आधा मैं पढ़ा देता हूँ। हो सकता है क्या? एक दिन होगा कंप्लीट योर सीए। हर्ष प्राइवेट लिमिटेड बोला कि तुम एक कंपनी बनाओ, हर्ष प्राइवेट लिमिटेड। हर्ष बोलते हैं ठीक है सर, बन जाएगा कंपनी। कंपनी बनाना कौन सी बड़ी बात है। फिर बैंक वाला बोलता है अरे सुनो तो, अरे मेरी बात तो सुनो। हर्ष बोलता है बोलो सर। आप एक कंपनी बनाओ और अपने कंपनी में डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का राइट हमें दो। तुम्हारी कंपनी में कौन डायरेक्टर होगा नहीं होगा वो डिसाइड कौन करेगा? हम डिसाइड करेंगे। इतना बड़ा पैसा लगा रहे भाई, वी कैन नॉट टेक द रिस्क। बात समझ में आ रही क्या? तो यहां पे क्या हो गया, HDFC बैंक will get the right to appoint, HDFC Bank will get the right to appoint directors, majority of directors। मान लो कि इसने कंपनी बनाया हर्ष प्राइवेट लिमिटेड और इस कंपनी में टोटल 5 डायरेक्टर्स अपॉइंट किए गए। कितने भाई? 5 डायरेक्टर्स। तो HDFC बैंक कितने डायरेक्टर्स अपॉइंट कर पाएगा? बोलो तो कितने कर पाएगा? अरे तुम 5 की मेजोरिटी तो निकाल ही सकते हो यार। कितना? 3 डायरेक्टर्स। 7 होता तो 7 होता तो 4, हाँ 9 होता तो 9 होता तो 5, 12 होता तो 12 होता तो क्या टाइम पास कर रहे हो सर? 12 होता तो कितने डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकता था? 7। लेकिन HDFC बैंक ने क्या बोला मालूम है कि हम मेजोरिटी राइट नहीं चाहते, हमको तो 100% राइट चाहिए। एक एक डायरेक्टर हम अपॉइंट करेंगे तुम्हारी कंपनी का, एक एक डायरेक्टर हम अपॉइंट करेंगे तुम्हारी कंपनी का। तो यहां पे HDFC बैंक क्या हो सकता है बच्चों? बोलो बोलो। होल्डिंग। एंड हर्ष प्राइवेट लिमिटेड क्या बन जाएगा बच्चों? सब्सिडरी। तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ, तो भी डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का राइट हो सकता है इन परसुएंस टू एनी लोन एग्रीमेंट। ठीक है, अ कंपनी कैन अक्वायर द राइट्स टू अपॉइंट मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स और टू अपॉइंट द डायरेक्टर्स इन परसुएंस और इन अकॉर्डेंस विद एनी लोन एग्रीमेंट, इन अकॉर्डेंस विद एनी लोन एग्रीमेंट। बट मजाक चल रहा है क्या? मजाक चल रहा है क्या? हाँ नहीं बेटा, तुम्हारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा ना तो वो जो प्रॉफिट होगा ना वो प्रॉफिट में शेयरिंग लेंगे हम। समझ रहे हो? शेयरिंग लेंगे, हाँ तो मतलब इनडायरेक्टली कंट्रोल ही कर रहे हैं ना। HDFC बैंक यहाँ पे इनडायरेक्टली कंट्रोल करेगा ना, बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। बात समझ रहे? मान लो 10 करोड़ रुपए का लोन दे रहे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो अभी 2 सिचुएशंस तुम लोगों ने पढ़ी। पहले सिचुएशन में क्या हो रहा था, एक कंपनी दूसरे कंपनी के मेजोरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स एक्सरसाइज कर रहा था, हाँ या ना? मेजोरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स 51% था क्या? नहीं सर, मेजोरिटी था सर। मेजोरिटी का मतलब मोर देन 50% प्लस 1 वोटिंग राइट्स। दूसरे केस में राइट टू अपॉइंट मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। यहां तक क्लियर है बिल्कुल सबको? होल्डिंग सब्सिडरी को अपन और क्या बोल सकते हैं? पेरेंट चाइल्ड। पेरेंट चाइल्ड क्यों बोल रहे? होल्डिंग के पास पावर है टू टेक द डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ चाइल्ड कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। इज इट क्लियर? यहां तक चीजें क्लियर है? अब देखो एक और क्या सिचुएशन बन सकता है। मान लो एक कंपनी ए लिमिटेड, ठीक है, और ए का सब्सिडरी बी, ए का सब्सिडरी बी और बी का सब्सिडरी सी। ए लिमिटेड का सब्सिडरी
बी लिमिटेड, बी लिमिटेड का सब्सिडरी सी लिमिटेड। तो इन दैट सिचुएशन क्या अल्टीमेट कंक्लूजन निकाल सकते हो? बी इज अ सब्सिडरी ऑफ ए एज वेल एज सी इज ऑल्सो अ सब्सिडरी ऑफ ए। समझे? तो क्या यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? यहाँ पे अपन कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सर सब्सिडरी कंपनी का सब्सिडरी कंपनी का सब्सिडरी कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज होल्डिंग का सब्सिडरी। समझ रहे हो? कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज होल्डिंग का सब्सिडरी। तो कॉपी करना, कॉपी नहीं कर रहा है तू, कब मैं तुम्हें हम्म हम्म तुम्हारे केस को लूंगा अभी, थोड़ी सी देर रुकोगे तो ठीक है। अगर तुम आगे के 10 मिनट और रुक जाओगे ना तो आई विल टेक योर क्वेरी। रुक जाओगे? प्रॉमिस? ये क्लियर है सबको? अभी तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था। क्या क्वेश्चन? सर आपने बोला ए का सब्सिडरी बी का सब्सिडरी सी का भी तो सब्सिडरी हो सकता है डी, और डी का भी सब्सिडरी हो सकता है ई, और ई का सब्सिडरी भी हो सकता है एफ, और एफ का सब्सिडरी भी हो सकता है जे। या सुनो, ये क्वेश्चन क्यों नहीं आया फिर? दिमाग चलाना पड़ेगा यार। हाँ, दिमाग चलाना पड़ेगा तुम्हें। साला एक कंपनी दूसरे का सब्सिडरी, दूसरा तीसरे का, तीसरा चौथे का, चौथा पांचवे का, पांचवा छठे का, छठा सातवां, सातवां आठवां। हाँ, दादा दादा होते हैं। नहीं, लेकिन तुम एक चीज ध्यान रखो, अभी तुमको अपने पिताजी का नाम याद है सबको? वेरी गुड। दादाजी का नाम याद है? तो जो 2 जनरेशन तक तो याद है। परदादा का नाम किस किस को पता है? परदादा, परदादा के दादा, परदादा के दादा के दादा, याद है? कंफ्यूजन हो जाता है ना दिमाग के अंदर, टेंशन ही टेंशन। ठीक है, साला दादा का नाम बहुत मुश्किल से याद हुआ था, अभी परदादा याद कर लिया, परदादा से भी आगे बढ़ा रहे हो सर आप। दिक्कत है? ऐसे ही तो हो रहा है, यहां पे भी ऐसा ही होगा। देखो, कंपनी लॉ के प्रोविजन में क्या बोला मालूम है? कि ये जो तुम लेयर्स बना रहे हो ना सब्सिडरी का, ए का बी, बी का सी, बी का सी का डी, डी का ई, ये जो लेयर्स बना रहे हो ना, ये लेयर्स तुम 2 लेयर्स तक ही बना सकते हो। समझे? ये लेयर्स तुम 2 लेयर्स तक ही क्रिएट कर सकते हो। सब्सिडरी कंपनी कैन बी क्रिएटेड अप टू 2 लेयर्स ऑफ कंपनीज ओनली। तो ए का बी और बी का सी। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? आराम से पहले इसको कॉपी कर लो और लिख लेना यहां पे, सब्सिडरी कंपनी कैन बी क्रिएटेड up to 2 layers
of companies only. Subsidiary company can be created up to 2 layers of companies only. तो बी से सी डी हो सकता है ना, ए से बी एंड सी नहीं हो सकता, ए से डी नहीं जा सकता, सॉरी। ठीक है, तो सब्सिडरी कंपनीज कैन बी क्रिएटेड अप टू 2 लेयर्स ऑफ कंपनी। बात समझ में आ रहा है क्या? अब तुम समझना आगे। लेकिन तुम इंडिया में कोई भी बड़े कंपनी का एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल ले लो तुम आईटीसी का, एग्जाम्पल ले लो तुम रिलायंस का, ठीक है, इन सभी कंपनीज के 2 से ज्यादा लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज हैं। ठीक है, इन सभी कंपनीज के 2 से ज्यादा लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज है, पता नहीं 8 लेयर्स तक सब्सिडरीज हैं इनके। ऐसा कैसे हुआ सर? बिकॉज देयर वॉज नो सच प्रोविजन फॉर क्रिएशन ऑफ सब्सिडरीज अप टू 2 लेयर्स ओनली इन दी प्रीवियस एक्ट, और इवन कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद भी ऐसा कोई प्रोविजन पहले नहीं हुआ करता था। ठीक है, अमेंडमेंट आया 2017 में, 20th सितंबर 2017। अब तुम समझना, 20th सितंबर 2017 कोई अमेंडमेंट आया और कहा गया कि कोई भी सब्सिडरीज क्रिएट की जा सकती है ओनली अप टू दी 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज। तो सर जिन्होंने पहले क्रिएट कर दिया उनका क्या? जिन्होंने पहले क्रिएट कर दिया ना उनका कुछ नहीं, वो रख सकते, पर ये नोटिफिकेशन आने के बाद कोई भी 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरी से ज्यादा सब्सिडरी क्रिएट नहीं कर पाएगी, नहीं कर सकती ना। अभी वही तुम्हें समझाने जा रहा हूं तुमको ये चीज, ये नोटिफिकेशन समझ में आया? नोटिफिकेशन कब आया? 20 सितंबर 2017 को। क्या बोला नोटिफिकेशन में कि भाई सुन लो, आज के बाद कोई भी कंपनी 2 लेयर ऑफ सब्सिडरी से ज्यादा सब्सिडरी नहीं बना पाओगे। लेकिन उससे पहले जो बन गया उसका क्या? उससे पहले जो बन गया ना उसको छोड़ दो, पहले उसने अपना फैमिली एक्सटेंड कर लिया है, समझ रहे हो? पहले उसने अपना फैमिली एक्सटेंड कर लिया है, इससे अब ये डेट के बाद एक्सटेंड नहीं कर सकते। मान लो कि कल को गवर्नमेंट ऐसा रूल लेकर के आ जाए कि कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेगा, तो फिर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए ना कि जिनका पहले से 4-5 है उनका क्या? जिनका पहले से 4 है वो 5वां नहीं कर पाएगा। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? जिनका पहले से 4 है वो 5वां नहीं कर पाएगा, जिनका पहले से 5 है वो 6ठा नहीं कर पाएगा। इज इट क्लियर? तो सर जिनका पहले से 5 है 3 को मारना पड़ेगा क्या? नहीं, मार दिया तो पैदा नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? ये देखो कितना ये खुश हो रहा है ये कितना ये खुश हो रहा है, बोला मजेदार प्रोविजन पढ़ा दिया आपने। देखो अभी सही ऐसा ही होना चाहिए सर। देखो तो मैं ये सिनेरियो को 2 पार्ट्स में बाइफरकेट कर दूं। बिफोर नोटिफिकेशन ऑन, क्या था बच्चों डेट? 20th सितंबर 2017, 20th होगा या 10th भी हो सकता है, मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं पता, बट हाँ 2017 में नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, तो यहां पे क्या था? कंपनी विच इज ऑलरेडी क्रिएटेड, which is already created more than more than 2 layer of subsidiaries. Companies which has already created 2 layers of subsidiaries. उनके ऊपर क्या था बच्चों? उनके ऊपर क्या था? क्या उनको अपना सब्सिडरी कम करना पड़ेगा? आंसर इज नो। बात समझ में आ रही क्या? समझना मान लो एक कंपनी है ए का सब्सिडरी बी,
बी का सब्सिडरी सी, सी का सब्सिडरी डी एंड डी का सब्सिडरी ई। मुझे बताओ कितने लेयर्स बन गए? तो 1 2 3 और 4। ठीक है, और ये सब कांड हो चुका था 2017 नोटिफिकेशन आने से पहले। 2017 के नोटिफिकेशन आने से पहले ये सब कांड हो चुका था। ठीक है, आफ्टर नोटिफिकेशन, आफ्टर नोटिफिकेशन ये कंपनी क्या नहीं कर सकता? ये कंपनी क्या नहीं कर सकता? एफ लिमिटेड नहीं बना सकता। क्या खोपड़ी में? सर आफ्टर द नोटिफिकेशन इसने क्या किया? ई लिमिटेड वाइंड अप कर दिया, बंद कर दिया। तो 4 से कितना हो गया? 3। तो नोटिफिकेशन के टाइम पे तो 4 था सर, अभी 4 से 3 हुआ है, क्या एक और क्रिएट कर पाएगा? आंसर इज नो, आंसर इज नो। एक बार जो हो गया सो हो गया। बात समझ में आ रहा है क्या? और फिर ऐसा भी कहा गया था इन कंपनीज को, जब नोटिफिकेशन आया था, जब ऐसा भी कहा गया था कि जिन जिन भी कंपनीज का 2 लेयर से ज्यादा सब्सिडरीज हैं उन कंपनीज को नोटिफाई करना पड़ेगा एमसीए को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, विद इन अ पीरियड ऑफ 150 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ दिस नोटिफिकेशन। ये सब चीजें नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। इज इट क्लियर? यहां तक चीजें बिल्कुल क्लियर है? ओके। अब अगर आफ्टर नोटिफिकेशन सिनेरियो की मैं बात करूं, आफ्टर नोटिफिकेशन सिनेरियो की मैं बात करूं तो क्या कंक्लूजन निकलता है? क्या कंक्लूजन निकलता है बोलो? ए से बी बन सकता है एंड बी से सी बन सकता है। खत्म कहानी, कहानी खत्म। तो अब तुम्हें अपने पिताजी का नाम याद रखना है और दादाजी का नाम याद रखना है। क्या रे सुमित, समझ में आ रहा है? डन। अच्छा, थोड़ा सा और ट्विस्ट ले आए इसमें। देखो इतने जल्दी थोड़ी ना खत्म हो जाएगा, पूरा क्लास चला जाएगा इसमें। एक कंपनी ए लिमिटेड, ठीक है, ए लिमिटेड का सब्सिडरी बी लिमिटेड, और ये मालूम है ये होली ओन सब्सिडरी। सर अब ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? तो यहां पे आपको समझना रहेगा डिफरेंस बिटवीन सब्सिडरी एंड होली ओन्ड सब्सिडरी। डिफरेंस बिटवीन सब्सिडरी कंपनी एंड होली ओन्ड सब्सिडरी। सब्सिडरी कंपनी अपन ने किसको बोला था? ऐसी कंपनी जिसमें अपन क्या कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो हमारा सब्सिडरी। होली ओन्ड सब्सिडरी में क्या होगा? ऐसी कंपनी जिसमें हम 100% वोटिंग राइट्स एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये सब्सिडरी में मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स, होली ओन्ड सब्सिडरी में 100% ऑफ दी वोटिंग राइट्स। बात समझ में आ रहा है? तो देखो ए लिमिटेड का होली ओन्ड सब्सिडरी बी, बी लिमिटेड का सब्सिडरी सी, ठीक है, सब्सिडरी ऑफ बी लिमिटेड। क्लियर है? एंड सी लिमिटेड का सब्सिडरी बन सकता है क्या डी? सी लिमिटेड का सब्सिडरी बन सकता है क्या डी? तो अभी तक जो पढ़ा उसके हिसाब से नहीं, लेकिन अब जो पढ़ेंगे उसके हिसाब से हाँ। समझ रहे हो? सर ये जो 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरी है ना, इसमें अपन होली ओन सब्सिडरी को इंक्लूड नहीं करेंगे। आया बात खोपड़ी में जा रहे? ये जो 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरी है, इन 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरी में अपन होली ओन सब्सिडरी को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ए से बी, बी कौन था? होली ओन सब्सिडरी। बी से सी और सी से डी जा सकता है क्या इस केस में? आंसर इज यस, आंसर इज यस। ठीक है, अब ध्यान देना, आगे बढ़ने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि अभी तक जो भी पढ़ाया ना मैंने उसको एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे।
ठीक है, इंडाइजेशन हो जाएगा, वॉमिटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी तक जो भी पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लो, देन हम आगे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। डू इट। हेलो। एक बार इसको रीड करो, आई विल बी बैक इन अ मिनट। यस, डन। ओके। तो होली ऑन सब्सिडरी है, उसको अपन काउंट नहीं करेंगे। सिंपल है। ओके, आगे देखो आप, एक और सिचुएशन। ए लिमिटेड, ठीक है, और ए लिमिटेड का सब्सिडरी बी लिमिटेड। ए लिमिटेड और ए लिमिटेड का सब्सिडरी बी लिमिटेड। एक और कंपनी है सी।
एक और कंपनी आ गया सी लिमिटेड, ठीक है। अब ए लिमिटेड का सी लिमिटेड में 20% वोटिंग राइट्स है, ठीक है। एंड बी लिमिटेड का सी लिमिटेड में 35% वोटिंग राइट्स है। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रहा है मालूम है? यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रहा है? होल्डिंग कंपनी along with subsidiary company, holding company along with its subsidiary लिख देता हूं मैं, along with its subsidiary company is holding majority of वोटिंग शेयर। बोला फिर मार दूंगा आकर के। अभी परसों ही जेल से छूटा हूं मैं, 2 बच्चों का मर्डर किया पिछली क्लास में भी। होल्डिंग कंपनी अलॉन्ग विद इट्स सब्सिडरी कंपनी इज होल्डिंग मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स इन एनी कंपनी। तो यहां पे सी भी क्या माना जाएगा? सब्सिडरी। किसका? इन दिस सिचुएशन सी लिमिटेड shall be considered as the subsidiary of B limited, sorry, A limited. जल्दी जल्दी कॉपी करोगे, देखते हैं कौन फर्स्ट आता है। जो फर्स्ट आएगा उसको पार्टी देना पड़ेगा सबको। लिखना ही छोड़ दिए। डन हुआ बेटा? चलो आगे देखोगे। अब एक चीज ध्यान रखना सर, एक कंपनी है XYZ लिमिटेड which is incorporated in UK, उसका मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स is held by A limited which is incorporated under Companies Act 2013, ठीक है, अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे XYZ लिमिटेड को तुम ए लिमिटेड का सब्सिडरी कह सकते हो? नहीं मेरे भाई, ए लिमिटेड के पास है मेजॉरिटी वोटिंग राइट्स XYZ लिमिटेड में। मेजॉरिटी वोटिंग राइट्स ए लिमिटेड के पास है XYZ लिमिटेड में, और XYZ कहाँ पे लोकेटेड है? यूके में। तो मुझे एक बात बताओ, क्या XYZ लिमिटेड को तुम ABC ए लिमिटेड का सब्सिडरी कह सकते हो? प्रोविजन सेम हुए थे मतलब। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जीवन में लॉ पढ़ रहे हो, जब तक कोई चीजें नहीं पता हो तो नहीं बोलेंगे।
ठीक है, क्योंकि मन से तो कुछ बोल ही नहीं सकते, मन से मैं नहीं बोल सकता, तुम कैसे बोल रहे हो यार? तो बोलो नहीं पता सर, बोलो। अबे यार, सब्सिडरी कंपनी बनने के लिए पहले वो कंपनी तो होना चाहिए। कंपनी का तुमको डेफिनेशन मैं पढ़ाया था, मैं तुमको बोला था कि फॉरेन कंपनी इज नॉट अ कंपनी। अरे सर, सब्सिडरी तो बाद में बनेगा, पहले वो कंपनी तो हो। बात समझ में आ रही क्या? एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, मुझे एक बात बताओ, एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, क्या उसको कंपनी बोलेंगे? बोलो। ये तो कंपनी नहीं है सर, हमारे एक्ट के हिसाब से ये तो कंपनी नहीं है। और अगर ये कंपनी नहीं है तो होल्डिंग सब्सिडरी का तो सवाल ही नहीं उठता है सर। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो दिक्कत था ना, दिक्कत है ना। इसलिए जब दिक्कत होता है ना, तो अपन ने क्या किया मालूम है? सिर्फ होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप डिटरमाइन करने के लिए, सिर्फ होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप डिटरमाइन करने के लिए अपन ने कंपनी का डेफिनेशन ही बदल डाला। बात समझ में नहीं क्या? सिर्फ बोलो ऐसा, सिर्फ होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी का रिलेशनशिप डिटरमाइन करने के लिए अपन ने क्या किया? साला कंपनी का डेफिनेशन ही बदल डाला है। हाँ सर, देखो, फॉर द पर्पज ऑफ दी सेक्शन कंपनी इंक्लूड बॉडी कॉर्पोरेट। अब अगर तुम्हें याद हो पिछली क्लासेस, फॉरेन कंपनी कंपनी नहीं है, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट तो है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो क्या लिखोगे इधर? नोट, नोट लिखोगे, फॉर द पर्पज ऑफ, फॉर द पर्पज ऑफ determining the relationship of holding and subsidiary company, for the purpose of determining the relationship of holding and subsidiary company. Company includes बॉडी कॉर्पोरेट। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली तुमको पढ़ाया गया था पिछले क्लासेस में कि बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनी। यस और नो? बॉडी कॉर्पोरेट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट एंड कंपनी इज वन ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट। लेकिन यहां पे क्या पढ़ा रहा हूं मैं यहां पे क्या पढ़ा रहा हूं? कंपनी विल इंक्लूड बॉडी कॉर्पोरेट। क्यों कर रहे हो सर ऐसा? प्रोविजंस में लिखा है। बात समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों किया गया मालूम है? ताकि ऐसी कंपनीज को भी, हाँ, ऐसे कंपनी को भी ये प्रोविजंस के दायरे में लाया जा सके। समझ में आ रहा है? एक कंपनी का नाम सुना होगा तुम सबने, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। HUL इज अ सब्सिडरी ऑफ यूनिलीवर लिमिटेड। तो यूनिलीवर लिमिटेड क्या कंपनी है अपने कंपनीज एक्ट के हिसाब से? नो। समझ रहे हो? देखो, यूनिलीवर लिमिटेड, इट इज बेसिकली अ कंपनी बेस्ड इन यूके, जो इंडिया में बिजनेस कर रहा है थ्रू थ्रू हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो भाई हमारे एक्ट के हिसाब से अब तक जो हम लोग पढ़ के आए, कंपनी के डेफिनेशन में तो आएगा ही नहीं सर। अब इसको इंक्लूड करना है होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप डिटरमाइन करते समय, तो अपन ने क्या किया? बोलो, अपन ने क्या किया? कंपनी के डेफिनेशन को ही बदल डाला। ठीक है, और कंपनी के डेफिनेशन में किसको इंक्लूड कर दिया? बॉडी कॉर्पोरेट। तो सर ये मान लो कि ये कंपनी नहीं है लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट तो है, तो होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप यहाँ पे प्रिवेल कर जाएगा। ऐसे कितने सारे इंडियन कंपनीज है ना यार, ऐसे कितने सारे इंडियन कंपनीज हैं इनके सब्सिडरीज आर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। तो अगर नॉर्मल प्रोविजंस एप्लीकेबल करते, अप्लाई करते, तो उन सब्सिडरीज को मानते ही नहीं हम लोग कंपनी। इसलिए क्या करना पड़ा हमें? इसलिए क्या करना पड़ा? कंपनी के डेफिनेशन को बदलना पड़ा फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप ऑफ होल्डिंग सब्सिडरी, फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप ऑफ होल्डिंग सब्सिडरी। और डेफिनेशन चेंज करके हमने क्या कर दिया? कंपनी इंक्लूड्स
company includes body corporate. Is it clear? Okay. Next. आ जाओ नेक्स्ट। तो अब अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है? देखो कितना सिंपल हो जाता है चीजें। देखिए, cases in which a company becomes the subsidiary of another company under the provisions of Companies Act 2013। देखिए, डेफिनेशन ऑफ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी किसको बोलेंगे? तो बोला यहाँ पे होल्डिंग कंपनी मीन्स होल्डिंग कंपनी in relation to one or more other companies means a company of which such company are the subsidiary company। बताओ कितना घटिया डेफिनेशन। ये डेफिनेशन में क्या बोला? अरे होल्डिंग कंपनी वो जिसके एक से ज्यादा सब्सिडरीज है। समझ रहे हो क्या बोला? होल्डिंग कंपनी वो, पापा वो जिसके एक से ज्यादा बच्चे हों। ठीक है, फिर से बोलो, बोलो बोलो। पापा वो जिसके एक से ज्यादा बच्चे हो। जिसके बच्चे नहीं, वो पापा कहला सकता है क्या? बोलो, सोचना पड़ रहा है। अरे यार यस यस यस, ठीक है। अभी देखो, एंड फिर देखो आगे क्या लिखा, एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज, सेक्शन 2 क्लॉज 46, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज। क्या बोला? द एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन जब अपन पढ़ेंगे तो साला कंपनी का मतलब, कंपनी का मतलब कंपनी जो इस एक्ट में डिफाइन किया गया, बट इट विल ऑल्सो, बट इट विल ऑल्सो इंक्लूड बॉडी कॉर्पोरेट। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट आ जाओगे, सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और exercises or controls more than half of the total voting powers। आगे देखना, इसको अंडरलाइन कर लेना। either at its own or together with one or more subsidiaries। बोला मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स या तो होल्डिंग कंपनी खुद से एक्सरसाइज कर सकता है या विद द हेल्प ऑफ वन और मोर सब्सिडरीज। अभी बताया था ना तुमको, ए बी और सी वाला केस। हाँ या ना? हाँ सर। आगे देखोगे, रेस्ट्रिक्शंस ऑन द लेयर्स। कितने लेयर्स तक अलाउड है? 2 लेयर्स तक। किसके बाद? हाँ, नोटिफिकेशन के बाद। देख, प्रोवाइडेड दैट such class or classes of holding company as may be prescribed shall not have layers of subsidiaries beyond such numbers as may be prescribed। और वो कितना प्रिस्क्राइब किया हुआ है? 2 layers of subsidiaries। 2 layers of subsidiaries are allowed। एक सेकेंड रुकना।
यस, क्लियर है ये? हाँ बोलना। हम्म, रुक जाओ, जो तुम बोलते हो उसको अपन पेपर पे ले लेते। तुमने बोला कि ए लिमिटेड एक कंपनी है, आगे बोलो। इसकी दो सब्सिडरीज हैं, इसकी दो सब्सिडरीज हैं, इसकी दो सब्सिडरीज हैं, ऐसे बोल रहे हो? हाँ, किसमें? बी का है भाई 20%, किसमें? बी लिमिटेड में? अच्छा डी में। हाँ, देख रहे हो कितना परेशानी है आज। हाँ, सी का है 30%, किसमें? डी लिमिटेड में। और ए का है कितना? 5%। यही कहना चाह रहे हो? तो तुम कहना चाह रहे हो क्या डी सब्सिडरी बनेगा? बनेगा। हाँ। हाँ, दो लेयर्स के बाद तो अलाउड ही नहीं है ना, ये लेयरिंग नहीं हुआ ना, बस यही तो दिक्कत है। ये लेयरिंग नहीं हुआ बेटा, लेयरिंग ये हुआ ए का बी और बी का सी, तो अलाउड ही नहीं है ना। बताना क्या है? ए का बी, बी का सी, सी के बाद अलाउड ही नहीं है। ये लेयरिंग नहीं कहलाएगा, तुम समझो। ये तुम गलत कॉन्सेप्ट मत डेवलप कर लेना। एक ए लिमिटेड, और ये देखो ए लिमिटेड का इतना सब्सिडरीज है, एक्स वाई जेड ए बी सी, ये हो गया सब्सिडरी 1 2 3 4 5 6, ये लेयर्स नहीं है। लेयर्स का मतलब तो समझो, मान लो कि एक पर्सन, चार बच्चे, तो लेयर्स, चार बच्चे। यहां पे अपन बच्चों के बच्चों का बात कर रहे हैं, तभी तो बोला था दादाजी पापा जी और तुम। मैंने चाचा का नाम लिया था, ये तो चाचा हो गए ना, ये ताऊ जी हो गए ना। लेयर्स का मतलब मैंने तुमको एग्जाम्पल दिया था क्या? दादा, पप्पा और हम, हमारे तक अलाउड है। हमारे से आगे तुम्हारे चाचा ताऊ इंक्लूड होंगे क्या लेयर्स में? नहीं, वो तो वैसे भी हो सकता है सर। तो ये लेयरिंग नहीं कहलाता है बच्चे, ये लेयरिंग नहीं है। ए का बी का सी से आगे घुस सकते हैं क्या? नहीं। क्या है? सेक्शन 246 नहीं है मेरे भाई, टू क्लॉज 46 क्लॉज है वो, सेक्शन नंबर तो अलग है, 246 सेक्शन नंबर अलग। हम्म। हाँ हाँ हाँ, लेकिन ये डेफिनेशन प्रिवेल करेगा ओनली फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। अगर इन जनरल तुमसे कोई पूछता है कि बता रहे कंपनी का मतलब, तो तुम वही बोलोगे जो सेक्शन 2 क्लॉज 20 में दिया है। कोई तुमसे पूछता है कि बता रहे कंपनी का मतलब फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द स्टेटस ऑफ होल्डिंग सब्सिडी, तो तुम क्या बोलोगे? नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलोगे, तुम बोलोगे कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट एंड इट विल ऑल्सो इंक्लूड बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको। हम्म, आओ। देखो, इंटरप्रिटेशन ऑफ सर्टेन टर्म्स, तो ये सभी चीजों का इंटरप्रिटेशन तुमको आ चुका है ऑलरेडी। होल्डिंग क्या, सब्सिडरी क्या। होल्डिंग कौन? जिसका एक से ज्यादा सब्सिडरी हो। सब्सिडरी कौन? जिसकी मेजोरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स होल्डिंग के पास हो, या जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन का पावर होल्डिंग के पास हो। ठीक है, दो लेयर से ज्यादा सब्सिडरी नहीं बन सकता है। होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन जब हम पढ़ेंगे तो कंपनी में क्या इंक्लूड कर लेंगे? होल्डिंग कंपनी का जब डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे, कंपनी में क्या इंक्लूड कर लेंगे? बॉडी कॉर्पोरेट। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट। ये हो गया। हाँ, अब देखो ये क्या पढ़ा रहा हूं। प्रोविजंस कंटेन्ड इन द कंपनीज रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ लेयर रूल्स 2017, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखोगे, restriction on number of layers for certain classes of holding company on and from the date of commencement of these rules। बोला जिस दिन ये रूल्स कमेंस हुआ, जिस दिन ये रूल्स नोटिफाई हुआ। आगे देखो,
नो कंपनी, कोई भी कंपनी शेल हैव मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडी। बोला जिस दिन ये रूल्स नोटिफाई हुआ ना, उस दिन के बाद कोई भी कंपनी के 2 से ज्यादा लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज नहीं हो सकते। सिंपल है। हाउएवर, लेकिन क्या कर रहे हो? However, this restriction shall not affect a company from acquiring a company incorporated outside India with subsidiaries beyond 2 layers as per the laws of such country। अरे सर, अब ये क्या चीज है? पढ़ो इसको एक बार वापस, देखो संस्कृत जैसा लग रहा है क्या? For the purpose of computing the number of layers, one layer which consists of more than one or more wholly owned subsidiaries or subsidiaries shall not be taken into account। अपन ने बताया था कि जब अपन लेयर्स काउंट कर रहे हैं तो उसमें किसको कंसिडर नहीं करेंगे? होली ओन सब्सिडीज को। ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट में क्या बोला? However, this restriction shall not affect a company from acquiring a company which is incorporated outside India with subsidiaries beyond 2 layers as per the law of such country। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो एक कंपनी ए लिमिटेड, ठीक है। ए लिमिटेड मैं लिख देता हूं यहां पे स्पेसिफिकली इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है। अब ये कंपनी क्या कर रहा है? एक XYZ फिन कॉर्पोरेशन, XYZ फिन कॉर्पोरेशन लिमिटेड विच इज अ यूएस बेस्ड कंपनी, इसको अक्वायर कर रहा है। हो सकता है ऐसा? तो बेटा ये क्या है? ये क्या है बेटा? फॉरेन कंपनी। लेकिन दिक्कत क्या है मालूम है? XYZ लिमिटेड का एक सब्सिडरी है ABC, और ABC का सब्सिडरी है DDD, और DDD का सब्सिडरी है EEE। मतलब समझते हो? मतलब समझते हो? पापा को अक्वायर किया तो उनके बच्चे भी अक्वायर होंगे ना। समझ रहे हो? पापा को अक्वायर किया तो बच्चे भी अक्वायर होंगे। यस सुनो? यस सर। तो क्या अल्टीमेट क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका? XYZ लिमिटेड को अगर अक्वायर किया तो भाई ये भी सब्सिडरी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, और ये भी बन जाएगा। तो मोर देन 2 लेयर्स क्रिएट हो रहा है ना। तो क्या यहां पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो। यही तो पढ़े। ये अगर तुम किसी फॉरेन कंपनी को अक्वायर कर रहे हो, अगर किसी फॉरेन कंपनी को अक्वायर कर रहे हो जिसका एक से ज्यादा सब्सिडरी है, सुनना, अगर किसी फॉरेन कंपनी को अक्वायर कर रहे हो एज पर द लॉज ऑफ देयर कंट्री, जिसके एक से ज्यादा सब्सिडरीज हो, ठीक है, तो ये 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरी वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। मान लो, अब तुम समझना, मैं तुमको तुम्हारी भाषा में समझाता हूं। कल से इंडिया में एक लॉ आ जाए कि एक पर्सन के, बोलो, 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे अगर उसकी शादी इंडिया में होती है। समझ रहे हो? और उसकी शादी अगर बाहर होती है तो वो ऐसे किसी, हाँ, पर्सन से भी शादी कर सकता है जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हो। सिंपल है। ऐसे फॉरेन कंपनीज को आप अक्वायर कर सकते हो जिसके 2 से ज्यादा लेयर्स ऑफ सब्सिडरी हो। प्लीज इसको कॉपी कर लो एक बार। और लिख लेना, अगर किसी इंडियन कंपनी ने
फॉरेन कंपनी को अक्वायर किया, फॉरेन कंपनी को अक्वायर किया जिसके, ठीक है, जिसके, बोलो बोलो बोलो, मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरी हो, या 1 और मोर लेयर ऑफ सब्सिडरी हो, 1 और मोर कर दो इसको, लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज हो, तो वो सिचुएशन में दिस प्रोविजन शैल नॉट बी एप्लीकेबल, वो केसेस में दिस प्रोविजन शैल नॉट बी एप्लीकेबल रहेगा ही ना यार। अगर मम्मी से शादी की हो तो बच्चे भी तो तुम्हारे होंगे, समझ रहे हो? हाँ, मान लो कि कल को अगर युवराज ऐसी किसी लेडी से शादी करता है जिसके ऑलरेडी 4 बच्चे हैं, तो क्या युवराज को मना करना चाहिए? नो, सिंपल है। और वो लेडी से शादी करने के बाद वो लेडी के जो बच्चे हैं वो किसके बच्चे हो जाएंगे? युवराज के बच्चे हो जाएंगे, सिंपल है। यस, युवराज बोल रहा है मजा आएगा सर, मजा आएगा, करवाओ ऐसा। कर दूं स्क्रॉल? लो, स्क्रॉल कर दिया। डन। चलो आगे। ओके, ये कट कर दो, अभी ये तुम्हारे को एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन 186 इज नॉट एप्लीकेबल इन योर सिलेबस। तो हेलो, सेक्शन 186 इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, तो इसका अभी सेक्शन 186 के साथ क्या रिलेवेंसी है वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। इज इट क्लियर? ओके, फिर ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि सर उन कंपनीज का क्या जिनका नोटिफिकेशन आने से पहले 2 से ज्यादा लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज था, तो भाई उन कंपनीज को तो छेड़ा भी नहीं है इस नोटिफिकेशन ने। जिनका ऑलरेडी 2 से ज्यादा लेयर्स ऑफ सब्सिडरी है वो सब्सिडरीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या एडिशनल सब्सिडरी क्रिएट कर पाएंगे? नो सर। किसी को वाइंड अप किया तो क्या फिर क्रिएट कर पाएंगे? आंसर इज नो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Okay. Next, if any company contravenes any provisions of these rules, then company and every officer of the company who is in default shall be punishable with fine, which may extend to ₹10,000। और जब एक बार तुम्हारे को चार्ट अप पड़ गया, मतलब एक बार तुम्हारे ऊपर फाइन लग गया, फिर भी तुमने ठीक नहीं किया, तुमको क्या होगा? फिर बार बार चार्टा पड़ेगा। देखो, एक बार चार्टा पड़ा 10,000 रुपए का, ठीक है, एंड वेयर द कॉन्ट्रावेंशन इज अ कंटिन्यूइंग वन। एक बार चार्टअप पड़ गया फिर भी वही गलती किए जा रहे हो, वो लेयर्स ऑफ सब्सिडरी नहीं हटा रहे हो, देन विद अ फर्दर फाइन विच मे एक्सटेंड टू ₹1,000 फॉर एवरी डे। फिर रोज चार्टा पड़ेगा, एक बार जोर से पड़ेगा, फिर भी नहीं सुधार किए तो रोज चार्टा पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे, ठीक है, फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच द कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यूज। सिंपल है। अच्छा, अभी तक जो भी प्रोविजंस तुमने पढ़ा था रिलेटेड टू दी क्रिएशन ऑफ लेयर्स ऑफ सब्सिडरी, 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरी, भाई ये प्रोविजंस इन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। बैंकिंग कंपनीज के ऊपर, देन एनबीएफसीज के ऊपर, इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर और गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर। क्या क्या बोला सबने? बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड गवर्नमेंट कंपनी। तो इसको याद रख सकते हो, बिंग, बी फॉर बैंकिंग, आई फॉर इंश्योरेंस, एन फॉर एनबीएफसी एंड डी फॉर
गवर्नमेंट कंपनी। तो सर आप ऐसा बोलना चाहते हो कि एक बैंकिंग कंपनी चाहे तो कितना भी लेयर्स ऑफ सब्सिडरी बना सकता है? यस। एक इंश्योरेंस कंपनी चाहे तो कितना भी लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज बना सकता है? आंसर इज यस। एक गवर्नमेंट कंपनी चाहे तो वो भी कितना भी लेयर्स ऑफ सब्सिडरी बना पाएगा। आई होप इट इज क्लियर। एनबीएफसी एंड गवर्नमेंट कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो बैंक तो नहीं है लेकिन बैंक के जैसा ही है। इज इट क्लियर? तो ये था कॉन्सेप्ट का डिस्कशन रिलेटेड टू होल्डिंग एंड सब्सिडरीज कंपनी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में अपन कुछ केसेस करेंगे। ठीक है, एंड दैट विल ब्रिंग मोर क्लैरिटी टू अस ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा, तो चलो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।